फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट 2013 लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन अपना यहाँ पे होगा। 8 क्वेश्चन टोटल आए थे। अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे जाइए, पीडी टेक मैथ के नाम से ही है, और टेलीग्राम चैनल भी है मेरा पीडी टेक मैथ के नाम से। वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। द पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए 4x4 स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स इज, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है? द पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो हमें यहाँ पे पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है ऑफ ए 4x4 स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो अगर मैं बात करूँ स्क्यू सिमेट्रिक की, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है? देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है Aij n क्रॉस n, ठीक है। तो हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे? इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि जो मैट्रिक्स है ये कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्थोगोनल, सॉरी, यहाँ पे देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो उसकी क्या कंडीशन है कि A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती तो हम क्या बोल देंगे कि मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। अपने कंडीशन में क्या गिवन है हमें? स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स। ओके, जो एंट्रीज आपकी है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से। और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? आइगन वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करोगे। आपके पास क्या है? मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, एंड ऑर्थोगोनल है मीन्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर मैं यहाँ पे जो इक्वेशन स्टार है, अगर मैं उसका यूज करूँ इक्वेशन डबल स्टार में, तो क्या आएगा? देखिए इक्वेशन स्टार पुट इन इक्वेशन डबल स्टार। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? A ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल है? माइनस ऑफ A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से आपके पास आ गया माइनस ऑफ A स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मीन्स A स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी। एंड वी नो दैट आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं। देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़, पॉसिबल आइगन वैल्यूज़, है ना। तो हमें पता है, वी नो दैट determinant of A is equal to product of all eigenvalues of A, है ना, all eigenvalues of A। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँ तो आपके पास क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़। तो डिटर्मिनेंट कीजिए यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वेयर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या आ गया? 1 आ गया, सॉरी ये -1 आ गया। तो ये आपके पास हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूँ तो क्या आएगी आपके पास? अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करूं, या फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा भी सकते हो कि इसके पास जो आइगन वैल्यूज़ जो बनेंगी वो आपके पास क्या बनेंगी। देखिए अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी? लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, देन लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसके पास जो पॉसिबल आइगन वैल्यूज़ होंगी क्या होंगी? प्लस माइनस आयोटा। तो आपके पास जो पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ जो आपके पास होगा क्या होगा? माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, ठीक है। यही है ना, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो आपके पास क्या आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट P बी ए 2x2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ P इज़ 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ P इज़ -6। अब यहाँ पे देखिए जो P आपके पास मैट्रिक्स है से Pij एंड कितने ऑर्डर की है, 2x2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, मीन्स यहाँ पे क्या है, वे है Pij जो एंट्रीज है वो कहाँ से बिलोंग करेंगी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, क्योंकि इसने क्या कहा कि जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, मीन्स एंट्रीज कहाँ से बिलोंग करेगी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। अगेन हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ट्रेस ऑफ P इज़ 1, ट्रेस ऑफ P इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, ट्रेस ऑफ P आपके पास क्या होता है, ट्रेस ऑफ P सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ ऑफ P। अब ये 2x2 की है, इसका मतलब इसके पास 2 आइगन वैल्यूज़ होंगी, तो λ1 प्लस λ2 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू -6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू -6, तो यहाँ से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ ऑफ P, तो λ1 इंटू λ2 इज इक्वल टू -6। यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस बन के आ गई है ना। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे देखिए ट्रेस ऑफ P4 माइनस P3, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रेस हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से फाइंड दैट ट्रेस ऑफ P4 माइनस P3, और हमें पता है कि जो ट्रेस होता है वो क्या होता है, लीनियर, है ना, ट्रेस क्या होता है, लीनियर। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ट्रेस ऑफ P4 प्लस ट्रेस ऑफ P माइनस ऑफ P3, और यहाँ से ये क्या आएगा, इधर ये -1 की मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर बाहर निकल जाएगा, यानी कि स्केलर इधर -1 है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास ट्रेस ऑफ P4 माइनस ट्रेस ऑफ PQ, यानी कि हमें एक टाइप से ये फाइंड आउट करना है। तो हम ट्रेस ऑफ P4 और ट्रेस ऑफ P3 फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आप λ1 और λ2 फाइंड आउट कीजिए। यहाँ से जब इन दो इक्वेशन से हम λ1 λ2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, आपके पास λ1 क्या आएगा, जब आप इनको सोल्व करोगे तो λ1 आपके पास 3 आ जाएगा एंड λ2 आपके पास कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। तो ये 2 आइगन वैल्यूज आपके पास आएंगी, और ऐसे भी देख सकते हो कि सम ऑफ 2 आइगन वैल्यूज इज़ 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 आइगन वैल्यूज इज़ -6, है ना, यही है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रेस ऑफ P4, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेस ऑफ P4 का क्या मतलब है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ P4, ये सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ P4 एंड माइनस सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ P3, है ना। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ P4, क्या है आइगन वैल्यूज ऑफ P4, देखिए कैसे फाइंड आउट करोगे, आइगन वैल्यूज ऑफ P4, ये पावर है, सॉरी P4, तो यहाँ से देखिए कैसे फाइंड आउट करोगे, हमें पता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ P क्या है आपके पास, वी नो दैट आइगन वैल्यूज ऑफ P आर क्या है, आइगन वैल्यूज -2 एंड 3, ओके। तो यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ P4 क्या होंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ P4 -2 रेज टू द पावर 4 एंड 3 रेज टू द पावर 4। तो यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ P4 क्या होंगी, 2 रेज टू द पावर 4, कितना होगा 2 रेज टू द पावर 4, कितना होगा 16, एंड 3 रेज टू द पावर 4 कितना होगा 81। तो आइगन वैल्यूज क्या आ गई आपके पास, 16 एंड 81। दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से ट्रेस क्या निकल के आएगा, दिस इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ P4, यहाँ से क्या आएगा, ट्रेस ऑफ P4 इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ P4। अब आइगन वैल्यूज क्या है, 16 प्लस 81, तो यहाँ से क्या आ गया 97, ओके। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यूज ऑफ, नाउ
आइगन वैल्यूज ऑफ P3, आइगन वैल्यूज ऑफ P3 क्या होगा, -2 रेज टू द पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ से क्या होगा, आइगन वैल्यूज ऑफ P3 क्या आएंगी, यहाँ से क्या आएगा, माइनस कितना होगा, -8 एंड 27। ओके, तो यहाँ से ट्रेस ऑफ P3 क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ P3 होगा सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ P3, यानी कि -8 + 27, है ना। तो इधर आपके पास बन गया 19। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखिए ट्रेस ऑफ P4 माइनस ट्रेस ऑफ P3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ P4 माइनस ट्रेस ऑफ P3। तो ट्रेस ऑफ P4 आपके पास कितना है, 97, एंड ट्रेस ऑफ P3 आपके पास है 19। तो कितना आ गया, 78। तो यहाँ से बन गया 78। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let V be the real vector space of all polynomials in one variable with real coefficient and having degree at most 20। ठीक है, इसने क्या कहा कि जो V आपके पास वेक्टर स्पेस है उसमें क्या है, all polynomials which has at most degree 20, है ना। डिफाइन द सबस्पेस W1 एंड W2 देन डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। यहाँ पे देखिए हमें दो सबस्पेसिस गिवन है और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हमें दे रखी है। जैसे फर्स्ट सबस्पेस जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि फॉर ऑल पोलिनोमियल इन V सच दैट P ऑफ 1 इज 0, P ऑफ 1/2 इज 0, P ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, P ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। एंड W2 के अंदर क्या है, for all polynomial in V such that P of 1/2 is equal to 0, P of 3 is equal to 0, P of 4 is equal to 0 and P of 7 is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है उसके अंदर किस टाइप की पोलिनोमियल्स आएंगी। ठीक है, जिसके साथ क्या कंडीशन होंगी। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले बताइए मेरे को डायमेंशन ऑफ V क्या होगी। डायमेंशन ऑफ V, यहाँ पे देखिए डायमेंशन ऑफ V क्या कहा, V इज़ द रियल वेक्टर स्पेस ऑल पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद रियल कोफिशिएंट एंड हैविंग डिग्री एट मोस्ट 20। तो अगर आपके पास डिग्री एट मोस्ट n होती है तो डायमेंशन कितनी होती है, n+1। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ V क्या होगी, 21। ओके, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि W1 इंटरसेक्शन W2 में किस टाइप की पोलिनोमियल्स होंगी। मैं यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल लेके चलूँ, अगर लेट Px इन W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, मैंने यहाँ W1 इंटरसेक्शन W2 से ले ली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज Px इन W1 एंड Px इन W2। तो ये दोनों में होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए मेरे को कि जो W1 है वो क्या है, फॉर ऑल P इन V सच दैट क्या है कंडीशंस क्या है, P ऑफ 1 इज 0, P ऑफ 1/2 क्या है, P ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0, P ऑफ 5 इज इक्वल टू 0 एंड P ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। यही है कंडीशंस। ठीक है, यही है। उसके बाद देखिए जब P ऑफ x आपका W2 में है तो W2 आपके पास क्या है, फॉर ऑल P इन V सच दैट कंडीशंस देखिए क्या है, P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0, P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है, P ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, P ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 एंड P ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ये देखिए P आप इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, W1 और W2 में। तो यहाँ पे कॉमन देखिए क्या है, कॉमन देखिए P ऑफ 1/2 और P ऑफ 1/2 इसमें और इसमें, इन दोनों में है ना। तो जब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करेंगे, अगर मैं W1 इंटरसेक्शन W2 को डिफाइन करूँ तो देखिए W1 इंटरसेक्शन W2 इसमें क्या आएगा,
फॉर ऑल पोलिनोमियल इन वी सच दैट, यहाँ पे देखो पी ऑफ क्या क्या आएंगे इसमें, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड उसके बाद देखिए पी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि पी एक्स W1 में भी है और W2 में भी है। इसका क्या मतलब है कि वो W1 की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा और W2 की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए पी ऑफ 1/2 इन दोनों में है तो हम एक बार ही लिख लेंगे इसको। उसके बाद देखिए पी ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, उसके बाद क्या है पी ऑफ 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ W2 में देखिए पी ऑफ 1/2 आपका आ चुका है, पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या है पी ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद देखिए पी ऑफ 7 आपका आ चुका है क्योंकि वो W1 में भी था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए W1 इंटरसेक्शन W2 आपका कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो क्या होगी डायमेंशन ऑफ V माइनस, अब यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन कितनी है W1 इंटरसेक्शन W2 में, लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन इन W1 इंटरसेक्शन W2 देखिए कितनी है। सबसे पहले डायमेंशन ऑफ V इज 21 माइनस, अब यहाँ पे देखिए कितनी है लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 माइनस 6, तो कितना बचेगा आपके पास 15, ओके। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 आपके पास कितनी आ गई 15, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट M बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ 2x3 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, लेट T M to M बी डिफाइंड बाय, ये डिफाइंड कर रखी है इस टाइप से, हमें क्या फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ T, ओके। अब यहाँ पे देखिए जो M आपके पास रियल वेक्टर स्पेस है उसके अंदर 2x3 की मैट्रिसेस है, ओके। इसका मतलब है कि जो T आपके पास है M to M, अब जो M आपके पास मैट्रिक्स है ये 2x3 की है और ये भी आपके पास 2x3 की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायमेंशन ऑफ M की, तो डायमेंशन यहाँ पे कितनी होगी 6, है ना, 6 होगी। अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ, क्योंकि मेरे को क्या बनाना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके अंदर रोज और कॉलम चाहिएंगे, तो यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन ऑफ M 2x3 की बात करूँ, यानी कि अगर मैं डायमेंशन ऑफ डोमेन की बात करूँ तो ये आपके पास कितना है 6, और जितनी डायमेंशन ऑफ डोमेन होती है वो तो नहीं क्या होते हैं आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए डायमेंशन ऑफ M 2x3 ये आपके पास क्या है कोडोमेन, अगर मैं डायमेंशन ऑफ कोडोमेन की बात करूँगी इसका मतलब ये क्या है 6, यानी कि ये क्या है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो जितनी आपकी डायमेंशन ऑफ कोडोमेन होती है वो आपकी नंबर ऑफ रोज रहेंगी और जितनी डायमेंशन ऑफ डोमेन आपकी होती है वो नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगी, यानी कि जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी T विद रिस्पेक्ट टू बीटा वो क्या बनेगी कितने ऑर्डर की 6x6 की, यानी कि 6 रोज होंगी और 6 कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे ना जब हम इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालें। अब इसके लिए एक बेसिस हमें चाहिएगी बीटा, वो हम स्टैंडर्ड बेसिस ले लेते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में जब हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन इसने किस टाइप से दी है, x1 x2 x3 और यहाँ पे क्या है x4 x5 x6, ओके, इज इक्वल टू ये क्या है माइनस ऑफ 6, यहाँ पे क्या है x4, यहाँ पे है x1 x3 x5 x2, ओके। एंड लेट बीटा बी स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बीटा मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर करी है, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ M। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में जब यहाँ पे मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करूँ, ठीक है, तो वो कितने ऑर्डर की बनेगी आपकी 6x6 की। तो वहाँ पे देखिए एंट्रीज क्या आएंगी,
इसको उठाइए आप फर्स्ट को, यहाँ पे देखिए क्या है माइनस ऑफ x6, यानी कि x6 का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है और सारी की सारी कोफिशिएंट क्या है 0। इस फर्स्ट एंट्री में आप ये देखिए कि कोफिशिएंट ऑफ x1 इज़ 0, कोफिशिएंट ऑफ x2 इज़ 0, कोफिशिएंट ऑफ x3 0, कोफिशिएंट ऑफ x4 0, कोफिशिएंट ऑफ x5 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x6 इज़ -1। ओके, अब सेकंड को उठाइए, कोफिशिएंट ऑफ x4 इज़ 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x1 0, कोफिशिएंट ऑफ x2 0, कोफिशिएंट ऑफ x3 0, कोफिशिएंट ऑफ x4 इज़ 1, कोफिशिएंट ऑफ x5 0, कोफिशिएंट ऑफ x6 0। ओके, नेक्स्ट आपके पास है x1, तो कोफिशिएंट ऑफ x1 इज़ 1, अदर्स आर 0। ओके, ऐसे ही यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x3 इज़ 1, तो 0 0 1 0 0 0। ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ x5 इज़ 1, देन 0 0 0 0 1 0। यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ x2 इज़ 1, देन 0 1 0 0 0 0। तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई है ना 6 क्रॉस 6 की। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए डिटर्मिनेंट निकालिए। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज अगर यहाँ से लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, जब आप डिटर्मिनेंट यहाँ पे टी का निकालोगे तो अगर मैं 6th एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, 6th एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इधर आपका सिंबल क्या होता है, इधर आपका है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 1 रेज टू द पावर i प्लस जे, तो और यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ 1 i प्लस जे, आई यहाँ पे कितना है, आई यहाँ पे 6 है और जे भी यहाँ पे सॉरी फर्स्ट रो ये आपका क्या है 6 क्रॉस 6 की है, तो आई और जे क्या होगा, आई जे यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो आई यहाँ पे 1 है, जे यहाँ पे 6 है, तो ये कितना हो गया आई प्लस जे आपके पास हो गया 7। तो यहाँ पे ये क्या होगा -1 इंटू -1, तो ये आपके पास +1 आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए उसके बाद ये मैं यहीं पे कर देती हूँ इसको, ये क्या आएगा -1। ओके, अब उसके बाद अपने पास मैट्रिक्स बची, देखिए फर्स्ट रो और इसको छोड़ दीजिए तो 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बची आपकी। अब देखिए 5 क्रॉस 5 की लिखिए मैट्रिक्स क्या है 0 0 0 1 0 एंड 1 0 0, यहाँ पे क्या है 0 0 और 0 0 1 0 0 एंड 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0 0 0। ओके, अब यहाँ पे इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग निकालिए। इधर देखिए क्या था -1, ये पहले से है, तो यहाँ पे क्या है देखिए इधर है +1 प्लस माइनस, तो इधर भी क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आ गया माइनस, ये इधर ये प्लस सिंबल आएगा। ठीक है, इधर ये प्लस है और यहाँ पे क्या आएगा -1। ठीक है, अब आपके पास 4 क्रॉस 4 की बचेगी, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और इसको छोड़ दीजिए तो 4 क्रॉस 4 की बनेगी आपकी 1 0 0 0 एंड 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 सॉरी 1 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालिए तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये क्या है -1 और इधर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बचेगी। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की लिखिए क्या आएगी आपके पास, इधर आएगा 0 1 0 और ये 0 0 1, इधर क्या बनेगा 1 0 0। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट निकालिए, यहाँ पे -1 और इधर ये -1 तो ये क्या आ गया -1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ t इज़ -1, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना आया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैट्रिक्स A is 3 क्रॉस 3 कैन बी डिकम्पोज्ड यूनिकली इनटू प्रोडक्ट
A is equal to LU, where L is lower triangular matrix and U is an upper triangular matrix. यहाँ पे क्या किया इसने, A को डिकम्पोज कर दिया प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, जो एक क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और सेकंड क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. देन सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम LX, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है, यानी कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है क्या होगा. तो उसके लिए पहले हमें L पता होना चाहिए, L ये है ना. तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, L21, L31 एंड L32 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. और वो कहाँ से निकलेंगी, इधर देखिए A इज इक्वल टू LU, इधर हम इनकी मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेते हैं, है ना. तो यहाँ पे कीजिए, A आपके पास क्या है, A आपके पास मैट्रिक्स है, A है 1 1 0 1 1 0 2 3 1 एंड ये क्या है 0 1 3 0 1 3 एंड इज इक्वल टू LU. L आपके पास है, L है आपके पास 1 0 1 0 0, यहाँ पे 1, इधर 1 0, इधर है L21 एंड L31 L32. ओके. उसके बाद है U मैट्रिक्स. U देखिए क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, है ना. U11 U11 U12 U13, इधर 0, यहाँ पे क्या है U22 U23 एंड 0 0 U33. ओके. तो अब मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखिए इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो U11 आ गया आपके पास. ओके. अब उसके बाद कीजिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या आ गया U12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम U13 एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो U11 L21. ओके. अब यहाँ पे कीजिए सेकंड में L21 U12 प्लस U22. ओके. अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो L21 U13 प्लस U23. ओके. अब ऐसे ही जो थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम L31 U11. ओके. एंड अब थर्ड रो सेकंड कॉलम L31 U12 प्लस L32 U22. ऐसे ही अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33. ठीक है. अब यहाँ से कंपेयर कीजिए U11 U11 क्या है यहाँ पे 1, तो U11 क्या आ गया 1. सेकंड हमें L21 की निकालनी है, तो इधर कंपेयर कीजिए, ये क्या है U11 L21 क्या है 1, तो यहाँ से रखिए U11 L21 इज इक्वल टू 1. U11 क्या है आपके पास 1 है, तो L21 यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया. ऐसे ही जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, देखिए एक आपके पास आएगी L31 U11, यहाँ पे रखिए L31 U11 क्या है इज इक्वल टू ये 0, तो U11 आपके पास 1 है, तो L31 आपके पास आ गया 0. ठीक है. अब उसके बाद देखिए L21 U12 एंड L21 U12 प्लस U32. यहाँ पे देखिए ये आपका है U22, ये देखिए L21 U12 प्लस U22 किसके इक्वल है 3 के इक्वल. ओके. तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से. L21 आपके पास है 1 और U12 क्या है आपके पास, U12 क्या है, अच्छा U12 तो अभी निकल के ही नहीं आया है ना, तो U12 कहाँ से आएगा, U12 ये रहा, U12 आपके पास है 2, U12 है आपके पास 2, तो यहाँ पे रखिए 2 प्लस U22 हमारा यहाँ से निकलेगा, तो U22 का क्या आ गया यहाँ से 1. ठीक है. अब हम यूज करेंगे U22 का कहाँ पे, ये इधर
ठीक है। तो यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा L31U12 प्लस L32 U22 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज L32 इज इक्वल टू 1। तो सारी एंट्रीज अपनी निकल के आ गई है। अब इनको पुट कर दीजिए। जब आप पुट करोगे तो क्या बनेगी आपके पास जो L मैट्रिक्स है, L मैट्रिक्स आपकी बन गई 1 1 0 एंड 0 1 1 0 0 1। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ देखिए इधर द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम Lx इज इक्वल टू, यहाँ पे रखिए Lx इज इक्वल टू क्या गिवन है 1 2 2 ट्रांसपोज। ओके, अब पुट कीजिए यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 0 0 1 एंड x बी एन आर्बिट्रेरी x1 x2 x3 एंड यहाँ पे क्या है 1 2 2। ठीक है, तो इधर से क्या आ गया x1 इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ से x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ से आ गया आपके पास x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज x3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपके पास क्या बन गया x1 x2 x3 ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 1 ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट B be a real symmetric positive definite n cross n matrix, consider the inner product on Rn defined। यहाँ पे देखिए क्या डिफाइंड है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ट्रांसपोज बी एक्स। लेट ए बी एन एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स एंड लेट टी आर एन टू आर एन बी द लीनियर ऑपरेटर defined by t of x is equal to ax for all x in Rn। if s is adjoint of t then s of x is equal to cx। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, सी मैट्रिक्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करोगे, यहाँ पे आपके पास सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है ना, तो कैसे करोगे, क्या गिवन है हमें, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ट्रांसपोज बी एक्स, वाई ट्रांसपोज बी एक्स। ओके, and we know that inner product of x y is y transpose bx। okay, देखिए सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए एडजॉइंट ऑपरेटर की, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, देखिए अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ कि व्हाट इज़ एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, एडजॉइंट ऑपरेटर देखिए ए लीनियर ऑपरेटर, ए लीनियर ऑपरेटर टी ऑन एन इनर प्रोडक्ट, ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस inner product space V is said to have an adjoint operator T star on V। क्या है कंडीशन, if inner product of T of U with V is equal to inner product of U with T star V for every UV in V। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन कैसे डिफाइंड होती है, इनर प्रोडक्ट on Rn is defined as कैसे डिफाइंड होती है,
इनर प्रोडक्ट ऑफ x with y is equal to y transpose b x, okay, and inner product of ax with y क्या होगी, इन y transpose b a x, okay, and second is inner product of x with cy is equal to c y transpose b x, okay. And now inner product of ax with y is equal to inner product of x with cy. This implies y transpose bax is equal to cy transpose bx. Then this implies y transpose bax, and we know that transpose of AB is equal to B transpose A transpose. This implies क्या होगा, Y transpose C transpose BX, okay. And now this implies Y transpose BAX minus Y transpose C transpose BX is equal to 0. If we take common Y transpose in both, then Y transpose BAX minus C transpose BX is equal to 0, okay. And this implies for all XY in Rn, okay. And then this implies BA minus C transpose B is equal to 0. Then this implies BA is equal to C transpose B, okay, okay. And we have to given that B is positive definite. B is, मैं अलग कलर से यहाँ पे लिख देती हूँ, B आपके पास क्या है, B is पॉजिटिव डेफिनेट है, B is पॉजिटिव डेफिनेट. दिस इम्प्लाइज B is इन्वर्टिबल, ओके. अगर आपके पास B पॉजिटिव डेफिनेट है, इसका मतलब क्या है कि वो इन्वर्टिबल होगी, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास जो ये इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर स्टार, इक्वेशन स्टार क्या करेंगे हम, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय पी इनवर्स ऑफ इक्वेशन स्टार, बी इनवर्स इक्वेशन स्टार, ओके. देन this implies BA B inverse is equal to C transpose B B inverse, okay. Then this implies BA B inverse is equal to C transpose identity matrix, and then this implies BA B inverse is equal to C transpose, okay. Then हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की. ये आपके पास किसकी आ गई, सी ट्रांसपोज की. नाउ टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ये क्या है, कैन बी रिटन एज सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए बी इनवर्स, ओके. नाउ टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा आपके पास, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए बी इनवर्स होल ट्रांसपोज, है ना. तो यहाँ से बन गया आपके पास C, एंड ये आपके पास क्या आएगा, B इनवर्स ट्रांसपोज A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज, ठीक है. तो ये आपके पास आ गया C इज इक्वल टू B इनवर्स A ट्रांसपोज एंड B, ओके. तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट M बी द स्पेस ऑफ ऑल 4x3 मैट्रिसेस विद एंट्रीज इन द फाइनाइट फील्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ रैंक 3 इन M, ओके. यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए. लेट M बी स्पेस ऑफ ऑल 4x3 मैट्रिसेस विद एंट्रीज, एंट्रीज कहाँ से है, फाइनाइट फील्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी कि जो एंट्रीज हैं वो कहाँ से है, F3 से, ठीक है.
देन द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ रैंक 3 इन M। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वो मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है इस M के अंदर जिसका रैंक कितना हो, 3 हो। समझ में आ गया क्या कहा है इसने। सबसे पहले तो जो एंट्रीज हैं वो कहाँ से आ रही है, F3 से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड दैट the total number of matrices in M of rank 3, ठीक है, ओके। अब इसके लिए एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या है, अगर आपको इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी हो तो क्या है रिजल्ट, नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ओवर मोडुलो फील्ड P, यहाँ पे P क्या है, 3 है ये, ठीक है, P वेयर, और यहाँ पे ये क्या है आपके पास, ये कितना है, ये है n, ठीक है, वेयर रैंक n इज इक्वल टू p रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू p रेज टू द पावर m माइनस p अप टू p रेज टू द पावर m माइनस p रेज टू द पावर n माइनस 1, ओके। अब यहाँ पे देखिए जो p है वो क्या है, 3 है, n आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 है, एंड m आपके पास क्या होगा, देखिए m आपके पास क्या होगा, m आपके पास ये है, ठीक है, m आपके पास है 4, ओके। अब यहाँ पे पुट कीजिए सारी वैल्यूज़, क्या आएंगी, p रेज टू द पावर m यानी कि 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 एंड 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 एंड 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 रेज टू द पावर 2, क्योंकि n माइनस 1 है तो n आपके पास कितना है, 3, देन 3 रेज टू द पावर 2। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, let V be a vector space of dimension m is greater than equal to 2, let t v2v be a linear transformation such that t raised to the power n plus 1 is equal to 0 and t raised to the power n is not equal to 0। इसका मतलब क्या है कि नॉन जीरो नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है ना, क्योंकि t रेज टू द पावर n प्लस 1 तो क्या है, नॉन जीरो है, बट t रेज टू द पावर n आपके पास क्या है, नॉन जीरो है ना। फॉर सम n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करनी है, ट्रेस चेक करना है, रैंक एंड नलिटी पे है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दे दिया, देखो इसने कहा कि t रेज टू द पावर n प्लस 1 जो है वो तो आपका क्या है, 0 है, और जो t रेज टू द पावर n है वो आपके पास क्या है, नॉन जीरो है। for sum n greater than equal to 1। अब यहाँ से देखिए इन दोनों से अगर हम निकालें कंक्लूजन क्या निकलता है, दिस इम्प्लाइज t is नॉन जीरो नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये नॉन जीरो नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके। एंड वी नो दैट अगर आपके पास नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है या नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका रैंक कितना होता है, 0, हमेशा क्या रहेगा, 0, ठीक है। देखिए वी नो दैट trace of nilpotent matrix
क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजली। देन नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इज़ 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसने ट्रेस क्या कहा, नॉन जीरो, तो सेकंड तो आपका इनकरेक्ट हो गया। अब उसके बाद देखिए टी इज़ डायगनलाइजेबल। हमें पता है कि ओनली जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल, अदरवाइज नीलपोटेंट मैट्रिक्स नेवर डायगनलाइजेबल। ओके, यहाँ पे देखिए वी नो दैट नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स नेवर डायगनलाइजेबल। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज टी इज नॉट डायगनलाइजेबल। ठीक है, अब डी देखिए क्या है, n इज इक्वल टू m। ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इफ़ वी टेक m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या आ गया, इसका मतलब है कि जो टी स्क्वेयर है वो तो आपके पास नॉन जीरो है एंड टी क्यूब आपके पास क्या है, जीरो है, बट m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो d आपका इनकरेक्ट हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ कि जो रैंक ऑफ टी एन है वो क्या है, ग्रेटर देन है नलिटी ऑफ टी एन, मैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन से फाइंड आउट करूँ अगर इस रिजल्ट को, तो देखिए अगर मैं कॉन्ट्राडिक्शन से यहाँ पे इसको निकालूँ तो क्या आएगा आपके पास, देखो फर्स्ट पार्ट जो है, सपोज मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि रैंक ऑफ टी एन इज़ ग्रेटर देन नलिटी ऑफ टी एन। अब देखिए अगर रैंक ऑफ टी एन आपका ग्रेटर देन है नलिटी ऑफ टी एन, इसका मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज टी ऑफ एन प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 होता तो इसका मतलब है कि इसका रैंक ऑफ टी एन है, ये ग्रेटर नहीं होता नलिटी ऑफ टी एन से। ठीक है, बट टी ऑफ एन प्लस 1 तो आपके पास क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो सपोज किया था ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ टी एन इज़ लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ टी एन, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये थे आपका गेट 2013। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।